हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना 10th चैप्टर स्टार्ट किया था किशोरावस्था की ओर। कल हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि शारीरिक आकृति में कैसे परिवर्तन होते हैं, शरीर स्वर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो लड़के होते हैं उनमें जो स्वर उनकी जो स्वर यंत्र होता है, उनकी जो लैरिंग्स होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण का जो स्वरीय यंत्र होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं लड़कों के जो स्वर यंत्र होते हैं उनमें एक नियंत्रित वृद्धि ना होकर के अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, किसमें वृद्धि होती है, वो स्वर यंत्र की पेशियों में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है, फटने लग जाती है। ठीक है। और जो उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है उनका जो भाग होता है लड़कों में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं या फिर कंठमणि कहते हैं। जबकि जो लड़कियां होती हैं उनका जो सर होता है वो कैसा होता है, उच्च तारत्व वाला होता है, यानी कि उनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, पैनी होती है। जबकि लड़कों का जो सर होता है वो कैसा होता है, गहरा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, उनकी षड्यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाने के कारण उनमें उनकी जो आवाज़ होती है आवाज़ जो होती है वो भर्राने लग जाती है, फटने लग जाती है। इसके बाद हमने स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के बारे में पढ़ा था कि किशोरावस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि आ जाती है। किसी किसी व्यक्ति में, किसी किसी किशोर में तेल ग्रंथियों की या श्वेत ग्रंथियों की जो क्रियाशीलता होती है वो इतनी बढ़ जाती है, इसके कारण उनके चेहरे पर फुंसियाँ या मुहासे हो जाती हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जनन अंगों का विकास होता है। जो जो नर होते हैं उनमें वृषण शिशन का पूर्ण रूप से विकास होता है, जबकि जो लड़कियां होती हैं उनमें अंडाशय का निर्माण होता है, इनके अंडाशय का निर्माण नहीं होता, सॉरी, उनका विकास होता है, पूर्ण रूप से वो वृद्धि करने लग जाती हैं, जिसके कारण वो अंड का निर्माण करते हैं और उनका निर्मोचन भी करते हैं। इसके बाद हमने मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त करने के बारे में पढ़ा था कि किशोरावस्था में उन इस सब का जो असर होता है वो मानसिक बौद्धिक दिमाग पर भी पड़ता है, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारी बौद्धिक स्थिति पर भी किशोरावस्था का प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था जो होती है वो हमारी एक ऐसी अवस्था होती है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसी भी व्यक्ति की। कभी कभी जब क्या होता है कि जो किशोर होते हैं वो अपने शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने के लिए प्रयास करता हुआ स्वयं को क्या करता है, असुरक्षित महसूस करता है। इसके बाद हमने गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में पढ़ा था कि किशोरों में गौण लैंगिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका विकास होता है। हमने हमने उनके जननांगों के बारे में पढ़ा था। युग्मक जो होते हैं वो अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में क्या होता है कि लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में क्या होता है कि लड़कों के चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, यानी कि उनके दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। वो एक गौण लैंगिक लक्षण है जो कि लड़कों को लड़कियों से अलग करता है, जबकि इनमें कुछ समान लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि दोनों में ही बगल में जांघ के ऊपरी भाग पर क्या आ जाते हैं, यानी कि प्यूबिक रीजन में उन दोनों के ही बाल आने लग जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन आज हम ये पढ़ेंगे कि बुजो और पहेली दोनों ये जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि अब भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि किशोरावस्था में किसी लड़के या लड़की के शरीर में जो उनके जननांग होते हैं या फिर हम ये कहें कि उनके जो युग्मक होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास होता है, यानी कि उनके जननांग होते हैं लड़कों में वृषण, उसमें अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास होता है। इसके अलावा उनके शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, उनके स्वर यंत्र में परिवर्तन होते हैं, उनकी मानसिक बौद्धिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था में। लेकिन इन सब का ये सभी कारक किशोरावस्था में होते क्यों हैं, इन्हें हमारे शरीर में क्या चीज़ कंट्रोल करती है, क्या चीज़ इन्हें नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में ये जितने किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, हार्मोन के द्वारा पर नियंत्रित होते हैं। हार्मोन क्या होता है, यदि आप क्वेश्चन पूछें कि हार्मोन होते क्या हैं, तो जो हार्मोन होते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अथवा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हमारे शरीर में तंत्र कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में। पाचन तंत्र पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसके अलावा हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र भी एक पाया जाता है।
श्वसन तंत्र भी पाया जाता है, मूत्र उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है। इस प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उनमें एक तंत्र होता है अंतःस्रावी तंत्र, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये क्या कार्य करती हैं? ये कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होती हैं वो हमारे शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करती हैं। यौवनारंभ के समय क्या होता है कि साथ ही वृषण, पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है। तो जो वृषण होती हैं उसमें कौन से एंजाइम का या फिर कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? यौवनारंभ के साथ में जो वृषण होता है वो पौरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण स्टार्ट कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के शरीर में, या फिर हम ये कहें कि लड़कों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, ये भी एक परिवर्तन है। इसके साथ ही उनकी आवाज़ का फटना, स्वर यंत्र का फटना, ये भी एक उनमें एक पाया जाने वाला उदाहरण था। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय, अब अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? स्त्री हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंतर विकसित होती हैं। यानी कि लड़कियों में इस अवस्था में क्या होता है? लड़कियों में इस अवस्था में ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का बढ़ना, उत्पादित होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उनके विकसित स्तन जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। स्तन में क्या होती हैं? दुग्ध स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं या दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब हम ये देखें कि नर में और मादा दोनों में ही नर हार्मोन और स्त्री हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, लेकिन ये हार्मोन किसी एक निश्चित सीमा तक ही स्रावित होने चाहिए। ना ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने चाहिए, ना ये कम मात्रा में स्रावित होने चाहिए। तो इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? इनको भी कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि इन हार्मोन से, इन ग्रंथियों से हमारे जो हार्मोन है एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन, इनका स्रावण एक सही मात्रा में हो, ना ज़्यादा मात्रा में हो ना कम मात्रा में हो। इसलिए इनका नियंत्रण कौन करता है? हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर इसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? ये इन हार्मोनों के उत्पादन को नियंत्रित करती है, जिसके कारण इनका उत्पादन एक सही मात्रा में हो। अब हम पढ़ेंगे जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका, कि जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन किस तरीके से किसी नर अथवा मादा की सहायता करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रभाव में श्रावित होती हैं। तो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो अपने हार्मोन्स को किस में छोड़ती हैं? रक्त में छोड़ती हैं। किस में छोड़ती हैं? रक्त में छोड़ती हैं, जिससे वे शरीर के विशिष्ट भाग यानी कि जहाँ तक उन्हें जाना होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक रक्त ही एक ऐसा वाहक है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को अपने शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया हो, चाहे वो किसी प्रकार के पोषक तत्व हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन हो, उन सबको पहुंचाने का कार्य किसका होता है? रक्त का होता है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने हार्मोन को स्रावित करती हैं। स्रावित करने के बाद उन्हें वो कहाँ डालती हैं? रक्त में डालती हैं। कहाँ डालती हैं? रक्त में। जिससे वो रक्त होता है वो शरीर के विशिष्ट भाग तक उन्हें पहुँचाने का कार्य करता है, यानी कि लक्ष्य स्थल तक पहुँचाने का कार्य करता है। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि वृषण और अंडाशय जो होती हैं वो लैंगिक
हम पढ़ते हैं मानव में जनन काल की अवधि, यानी कि मानव जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनमें जनन काल की अवधि किस उम्र में शुरू होती है और किस उम्र तक उनमें यह अवस्था रहती है। किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाती है। यानी कि जब किशोर के वृषण और अंडाशय, यानी कि उनमें से जब शुक्राणु और अंडाणु का उत्पादन शुरू होने लग जाता है, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यानी कि जो पुरुष होते हैं वे अपने युग्मकों का उत्पादन स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उम्र तक कर सकती हैं। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवनारंभ यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो किशोरावस्था होती है वो लड़कों से जल्दी ही शुरू हो जाती है। अतः सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। और ये जो प्रक्रम होता है वो कितनी आयु तक चलता है? 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगती हैं। जब यौवनारंभ आता है, शुरू होता है, तब क्या होता है कि जो अंडाणु होती हैं वो परिपक्व होने लग जाती हैं। अंडाशयों में से एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचन होता है। यानी कि क्या होता है कि हमने हमने स्त्री जननांग का अगर आप मतलब पिछले चैप्टर में आप देखिए, उसमें आपके स्त्री जननांग का डायग्राम दिया गया है। उसमें आपको एक अंडाशय वाली संरचना दिखाई गई है। उसके बाद आपको एक फैलोपियन ट्यूब दिखाई गई है। फैलोपियन ट्यूब यानी कि उसे अंडवाहिनी कहते हैं, वो दिखाई गई है। फिर गर्भाशय है। तो अंडाशय जो होता है, जो एक गुब्बारे संरचना होती है, उसमें क्या होता है? अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचन होता है। और वो निर्मोचित होकर कहाँ आती हैं? अंडवाहिनी में आती हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार क्या होती है? मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकेगी। क्योंकि शुक्राणु का जो अंडाणु से जो मिलन होता है, या फिर हम कहें कि जहाँ पर शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, वह जगह कौन सी होती है? अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी में ही शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में आकर के मिलते हैं। उसके बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। जिसके उस अवस्था में क्या होता है कि जो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसके कारण वह युग्मनज को ग्रहण कर सके। इसके फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। यानी कि अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं अथवा गर्भाशय का जो मोटा स्तर होता है वो अपनी रुधिर वाहिकाओं के साथ होता हुआ निस्तारित हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें रक्तस्राव होता है। इसे हम ऋतुस्राव या फिर अथवा रजोधर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव जो होता है वो लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। तो ये किस अवस्था में स्टार्ट होता है? यह यौवनारंभ यानी कि जो किशोरावस्था होती है लड़कियों की, उसमें यह स्टार्ट होता है। इसे हम रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। और ये हमने पढ़ा था कि उनमें जो यौवनारंभ का प्रारंभ होता है वो 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। और ये कब तक चलता है? 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। तो वो कब जाके खत्म हो जाता है? 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यानी कि स्टार्ट में जब उनका जो ऋतुस्राव चक्र स्टार्ट होता है तो वो कैसा होता है? अनियमित हो सकता है। यानी कि उसकी अवधि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं। उनका जो जनन काल की अवधि, हाँ ये बिल्कुल सही है कि उनके जनन काल की जो अवधि होती है वो रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक ही होती है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोनों के द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अंडाणु का परिपक्व होना, इनका निर्मोचन होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और अगर निषेचन होता है तो गर्भ का निर्माण होना। अगर निषेचन नहीं होता है तो इस स्थिति में उनका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वो गर्भ किस प्रकार से युग्मनज में लगातार कोशिकाओं में विभाजन होता जाता है, जिसके कारण वो एक गर्भ का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण वो आकर के कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में शिशु का विकास
पूर्ण होता है, पहले हाथ पैर बनने लगते हैं, फिर उसका शरीर का निर्माण होने लगता है। जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसे हम क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि ये किस प्रकार से निर्धारित होता है कि संतति जो है वो उत्पन्न होगी, वह लड़की होगी या फिर लड़का होगी, यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचन अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा, कि जो अंडाणु निषेचित हुआ है शुक्राणु से वह लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, किस प्रकार से विकसित होंगे या किस प्रकार से उत्पन्न होंगे, इसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक है। लड़का अथवा लड़की यानी कि किस प्रकार से होती हैं। अब देखिए, इसको समझिए। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यानी कि जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है शुक्राणु के साथ में, तब किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में क्या होता है कि जो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश किस में होते हैं, ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। आपने चैप्टर 8 में स्मरण किया कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं उन्हें ले जाने का कार्य करते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो गए, 46 यानी कि 46 गुणसूत्र मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं, जो कि कितने जोड़ों में, 2 जोड़ों में पाए जाते हैं, 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें हम एक्स वाई कहते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि जो मादा होती है और जो नर होती है दोनों में ही 23 गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें कि नर में और मादा दोनों में ही 22 गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें जो 23वां गुणसूत्र होता है, जो केवल उनमें 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां केवल उसमें ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो नर में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई के रूप में प्रेजेंट होता है, जबकि मादा में यह केवल एक्स एक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इनमें केवल यही डिफरेंस होता है। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स वाई और एक एक्स अथवा वाई होते हैं। हमने कहा था ना, ये वाला नर का है और ये वाला मादा का है। युग्मक अंडाणु अथवा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं उनमें क्या होता है, गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, यानी कि 23 गुणसूत्र तो किस में से आएंगे, नर के आएंगे, और 23 गुणसूत्र ही किसके आएंगे, मादा के आएंगे। दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। जो अंडाणु निषेचन नहीं होता है वो कैसा होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, उसे हम एक्स गुणसूत्र लिखते हैं। लेकिन जब उसका निषेचन हो जाता है, यदि उसका निषेचन वाई से होता है तो उसे हम एक्स वाई लिखेंगे, और यदि एक्स से होता है तब हम उसे क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे। परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। अब हम डायग्राम 10.4 को देखेंगे। 10.4 में क्या दिखाया गया है कि देखिए, इसमें दिखाया गया है कि शुक्राणु हैं, ये 2 शुक्राणु दिए गए हैं। एक तो वाई शुक्राणु है और एक एक्स शुक्राणु है, जबकि जो मादा की जो अंडाणु कोशिकाएं हैं वो दोनों किस प्रकार की होंगी, एक्स एक्स होंगी, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या होता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, यानी कि जब एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। इससे क्या होगा कि जो मादा शिशु का जन्म होगा। लेकिन जब बाई शुक्राणु एक्स अंडाणु के साथ मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि जो युग्मनज होगा वो नर शिशु में विकसित होगा। अब आप ये जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये जो लड़का होगा या लड़की होगी ये सभी किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे यहीं तक स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।